Welcome students. Today our topic is adrenal gland for BSc part 2. Adrenal gland जिसको हम किडनी के ऊपर देख रहे हैं, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, अधिवृक्क जिसे बोलते हैं। और इसका कार्य, इसके बारे में, इसके फंक्शन और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और कई प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, जैसे एड्रिनलिन, एल्डोस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, और किडनीज के ऊपर पाई जाती है। प्रत्येक ग्लैंड में दो भाग हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स है जिससे स्टीरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं और एक अंदर मेड्यूला। तो जो मेड्यूला वाला भाग है उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एड्रिनलिन। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस। और ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके ऊपर एक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यूज का आवरण यानी एडिपोज कैप्सूल जो इसकी रक्षा करता है। आप देखिए, चित्र में भी देखिए, 3 लेयर्स सेल्स की दिखाई दे रही हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोमा फेसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इस प्रकार ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, ये मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में हम पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम देखेंगे। आप चित्र में देखिए कितने अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है कि आगे का, बाहर का भाग है कॉर्टेक्स, अंदर का है मेड्यूला। और इसके डिविजन्स दिख रहे हैं कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। फिर है जोना फेसिक्युलेटा, इससे निकलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिजोन। फिर है जोना रेटिकुलरिस, इससे निकलेंगे एंड्रोजन्स यानी एस्ट्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन। फिर जो बीच का भाग है जिसको मेडुला कहते हैं, वहाँ से निकलते हैं कैटेचोलामीन्स यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन और पेप्टाइड्स। ठीक है, आगे हम इससे संबंधित और जानकारी लेंगे। तो इसका मतलब लगभग 50 तरीके के जो हार्मोन्स हैं वो प्राप्त किए जा सके हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और कुछ नाम अपन ने पहले भी देखे थे, जैसे कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, डिहाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इनको क्या है, समूह में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए 3 मुख्य समूह या ग्रुप्स हैं जिनमें इनको बांटा गया है। और ये एक व्यक्ति में, एक एडल्ट में डेली इनका सेक्रेशन होता है, जिसकी मात्रा भी दी गई है टेबल में देखिए। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये कॉर्टेक्स भाग का जो जोना फेसिक्युलेटा भाग है वहाँ से सेक्रीट होता है और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को प्रभावित करता है। सबसे प्रभावी जो इसमें है वो कॉर्टिसोल हार्मोन है। और ये लिवर, सर्वाधिक प्रभाव जो इसका होता है वो लिवर पर होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इनके उपापचय या मेटाबॉलिज्म को
प्रभावित करके इसकी रेट को बढ़ा देता है और इनके मेटाबॉलिज्म के विभिन्न जो पदों को देह बॉडी की जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना और फैटी टिश्यूज से फैटी एसिड्स को फ्री करवाना, प्रोटीन्स और फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करना, सोडियम को वापस से रीअब्जॉर्ब कर संरक्षण करना और जल पोटेशियम का किडनी द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और स्ट्रेस से रेजिस्टेंस देने पर ये मदद करता है। फिर हम देखेंगे कि इनके असर किस किस पे हुए, यानी नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, साथ में इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक स्टेजेस। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रभाव हैं इनसे बॉडी में जो एलर्जिक क्रियाएं होती हैं उनको कम करी जाती है इससे। फिर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, तो ये सोडियम आयंस को देह में प्रिजर्व कर लेता है, पोटेशियम आयंस को किडनी से निकाल देता है। तो कभी कभी ये डाईयूरेसिस, अधिक यूरिन आना, इसकी भी वृद्धि कर देता है। कुछ अन्य प्रभाव भी हैं इसके, जैसे कि अगर देह में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिक अगर सेक्रेशन हो जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं कुशिंग्स डिजीज। और इस कुशिंग्स डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, लिवर में ग्लाइकोजन का अति संग्रह हो जाता है, प्रोटीन्स का अधिक अपचय हो जाता है और मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, स्किन में और बोन्स में अजीब से विकार पैदा हो जाते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है और बॉडी में सोडियम आयंस अधिक आ जाते हैं और हाइपरटेंशन। ये सिम्टम्स होते हैं कुशिंग्स डिजीज के। फिर हम देखेंगे कि इसका रेगुलेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के स्त्रावण का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रीशन। तो हाइपोथैलेमस द्वारा ये जो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे के हिस्से से निकलता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, इसका सेक्रेशन होता है, उससे ये कंट्रोल्ड होता है। तो यहाँ इस ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का सेक्रेशन होने का एक्साइटमेंट इस ग्लैंड से किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। फिर है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या क्या है? कुछ इफेक्ट्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन, ये किडनी पर प्रभाव उत्पन्न करके और सोडियम आयंस को प्रिजर्व करता है और पोटेशियम आयंस को यूरिन से बाहर निकाल देता है। तो हार्मोन का ये जो इफेक्ट है ये किडनी ट्यूब्यूल्स के जो पीछे वाला भाग है, कुंडलित भाग, उस पर असर करके और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब सोडियम आयंस का हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये इफेक्ट ऑन ब्लड और कार्डियक आउटपुट पर भी असर करता है। तो क्या होता है कि रक्त में वॉल्यूम बढ़ जाने से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो जाता है। अब इसका रेगुलेशन, नियंत्रण कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन।
तो एल्डोस्टेरॉन के सेक्रीशन के नियंत्रण को आप इस चित्र में देख के समझ सकते हैं कि मान लो किसी कारण से सोडियम डेफिशिएंसी होती है, चित्र में लेफ्ट साइड में देखिए, या फिर किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो जाता है, या चोट लगने से हेमरेज हो जाता है और ज़्यादा खून निकल जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो किडनी में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से एक हार्मोन निकलता है रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो उसमें पाया जाता है किडनी में, उसको लिवर में एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये फेफड़ों या लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जाकर असर करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ऊपर देखिए राइट साइड में, फिर ये एल्डोस्टेरॉन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी में। तो जैसे जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर जो पहले कम हो रहा था वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ जाएगा। तो ये कहलाती है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन का कंट्रोल करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स, तीसरे नंबर का। तो अधिवृक्क में जो सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स होते हैं, इन्हें गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और इस समूह में कौन कौन से आते हैं, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आते हैं। और ये टेस्टिस और ओवरीज द्वारा ज़्यादा मात्रा में ये उन्हीं से निकलते हैं। इनमें तो इसकी वलकुट में या इसमें तो बहुत कम मात्रा होती है जो निकलती है, और इनके इस असर से, इनके प्रभाव से मादा जंतुओं में नर जंतुओं के समान लक्षण, मैस्कुलाइजेशन, जैसे दाढ़ी मुंह चुगना आदि आ जाता है। और नर जंतुओं में ज़्यादा हो जाए तो ये गायनेकोमेस्टिया, जैसे कि स्तन का ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट हेडिंग है एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मान लो दो कंडीशंस हैं। एक है अधो अधिवृक्कता, हाइपोएड्रिनलिज्म। तो एड्रिनल ग्रंथि से अगर हार्मोन की मात्रा कम निकलती है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाती है। उस कमी के कारण एसिडोसिस, अम्ल रक्तता, और जो सेल के अंदर जो बाह्य तरल होता है उसमें वॉल्यूम में कमी आ जाती है। ब्लड के सेल्स में कम वृद्धि हो जाती है। प्लाज्मा के वॉल्यूम में कमी हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज की मात्रा असामान्य हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो जाती है। शरीर में एकदम वीकनेस आ जाती है। और इस रोग को कहते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो अगर कम मात्रा में अगर हार्मोन्स निकलेंगे तो एडिसन्स डिजीज हो जाती है। फिर अगर अति मात्रा हो, इसको सेकंड देखिए आप, हाइपर एड्रिनलिज्म या अति अधिवृक्कता। तो अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो सोडियम आयंस जो होते हैं ये अधिक स्टोर होंगे, तो मुंह पर
ऐसे फेशियल भाग में सूजन और पोटेशियम की कमी, प्लाज्मा के वॉल्यूम में वृद्धि और डायबिटीज, देह में जो है पर्पलिश स्ट्राइएशंस स्किन पर दिखाई देते हैं। इस डिजीज को कशिंग्स डिजीज कहते हैं। और इसके सिम्टम क्या हैं कि स्ट्रेस में रहता है वो व्यक्ति, और उसका मुंह पर एकदम गोल गोल हो जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज और यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है। और कभी कभी जैसे फीमेल्स में अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो मेल्स जैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, और मेल में बढ़ जाती है तो फीमेल्स जैसे कैरेक्टर्स अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर है एड्रिनल मेड्यूला एंड इट्स हार्मोन, अधिवृक्क मध्यांश एवं इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। तो एड्रिनल मेड्यूला वाला जो पार्ट है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रीन या एड्रिनलिन, और नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रिनलिन। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये इनको कैटिचोल अमीन्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये हार्मोन्स टायरोसिन अमीनो एसिड से के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। फिर अब इनका असर क्या है, इनका प्रभाव देखें तो नंबर 1 इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के प्रभाव देखें तो नंबर 1 है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव। तो क्या होता है कि रक्त में अगर ग्लूकोज एवं पेशियों में लैक्टिक एसिड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन के उपयोग में और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भी ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। फिर दूसरा है इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये लिपोलिसिस की क्रिया को एक्साइट या उत्तेजित करते हैं। तो ठीक है। फिर तीसरा है इफेक्ट ऑन मसल्स, पेशियों पर प्रभाव देखें तो एपिनेफ्रीन देह की सभी जो चिकनी पेशियां होती हैं उनके ऊपर इनहिबिटरी प्रभाव रखता है। ठीक है। तो स्पेशली जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, तो ये फिर क्या, रेस्पिरेटरी मसल्स एकदम वीक हो जाती हैं, तो जो सांस लेने की दर है वो बढ़ जाती है इसके अंदर। फिर चौथा है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो एपिनेफ्रीन के प्रभाव से जो धमनियां आर्टीरियोल्स हैं वो एकदम संकीर्णन हो जाती है, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है उनमें, और ब्लड प्रेशर के अंदर वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और दोनों हार्मोन्स ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और इन हार्मोन के कारण रक्त में जो थक्का बनने का समय होता है वो भी कम हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम कम हो जाता है। फिर है कि अधिवृक्क मध्यांश के हार्मोन्स का कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। तो हाइपोथैलेमस और जो मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा इनका कंट्रोल जो एड्रिनल ग्लैंड के मध्यांश भाग के अंदर नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर करा जाता है। और ये एनिमल्स में इमरजेंसीज में, आकस्मिक अवस्थाओं में, आकस्मिक अवस्थाएं जैसे डर डर लगना, क्रोध, या किसी ने आपका अपमान कर दिया, या अत्यधिक बहुत खुशी हो रही है, या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, व्यग्रता, बेचैनी, मानसिक तनाव, और अचानक रोग हो जाए, चिंता हो जाए, विषैले पदार्थों का देह में प्रवेश हो जाए, या बहुत सर्दी लगे, उस समय ये जो नर्वस सिस्टम द्वारा एक्साइटेड होता है और फिर इन हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। तो एक तरीके से इनको इमरजेंसी हार्मोन्स या आपात हार्मोन्स भी कहते हैं। तो क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्पेशली जो इमरजेंसी की अवस्था होती है उसमें इन हार्मोन की आवश्यक मात्रा मसल्स में और लिवर में, इनमें इनको एक्टिव बना देती है। तो लिवर से खूब ग्लूकोज निकलेगा,
तो आपको एनर्जी मिल जाती है किसी भी चीज़ को मुकाबला करने की। तो एक तरीके से ये क्या करता है कि एनिमल्स को मरो या मारो, डू और डाई, या फिर लड़ो और भागो, फाइट और फ्लाइट, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है। एक वैज्ञानिक थे W.B. कैनन। उनके अनुसार एपिनेफ्रिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।